नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, हम आपके सामने जो वीडियो पेश करने वाले हैं, ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सी टेट, एच टेट वाले जो बच्चे हैं, यूपी टेट है ना? जितने भी टेट हैं, एमपी टेट है, एचपी टेट है, जितने भी टेट हैं, सभी के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा तदरीस का पोर्शन। वो कौन-सा होगा? तदरीस का पोर्शन। तदरीस। तदरीस का मतलब होता है शिक्षण विधियाँ, ठीक है? और जो शिक्षण विधियाँ हैं, कई बच्चे इन्हें बहुत कठिन मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समझ में नहीं आती और जबकि सबसे आसान मैं तो तदरीस के जो ये तरीक़े होते हैं, इन्हें ही मानता हूँ। आपको पूरे गौर व फ़िक्र के साथ मेरी बात को सुनना है और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। ये आपको बआसानी के साथ समझ में आ जाएँगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं इन्हें और तफ़सील के साथ बता दूँगा। देखिए, तदरीसी तरीक़ाकार हिस्सा 2 उर्दू ज़बान की महारतें। उर्दू ज़बान को सीखने के लिए कुछ महारतों की ज़रूरत होती है, जिनमें सबसे पहला है उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीक़े, कि एक जो बच्चा होता है, हम उसे उर्दू पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ा है? तो इसकी हमने जो ट्रिक बनाई हुई है, इसकी जो हमने ट्रिक बनाई हुई है, वो ये है पढ़ना तुम तहलीली। तुम्हें क्या पढ़ना है? तहलीली। और तुम्हें क्या सीखना है? पढ़ना सीखना है। पढ़ना से बनेगा पढ़ना सीखना, तुम से बनेगा तरकीबी और तहलीली से बनेगा तहलीली। इधर देखिए, ये तो है तरकीबी तरीका और ये है तहलीली तरीका और ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक। पढ़ना तुम तहलीली, पढ़ना से उर्दू पढ़ना सीखने का तरीका और तुम से बनेगा क्या? तहलीली तरीका, वो सॉरी तरकीबी तरीका। अ, उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीक़े, उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीक़े। अगर हमें उर्दू को पढ़ना सीखना है तो उसके 2 तरीक़े होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इसकी हमने ट्रिक बना रखी है, पढ़ना तुम तहलीली, पढ़ना तुम तहलीली, पढ़ना तुम तहलीली। पढ़ना से बनेगा उर्दू पढ़ना सिखाने के तरीक़े और तुम से बनेगा तरकीबी तरीका, तुम से क्या बनेगा? तरकीबी तरीका और तहलील से बनेगा तहलीली तरीका। मैं आपको बता दूँ, उर्दू पढ़ना सिखाने के 2 तरीके हैं। उर्दू को हम पढ़ना सिखाने के लिए 2 तरीकों से काम लेते हैं। पहला तरीका है तरकीबी तरीका। पहला तरीका कौन-सा है? तरकीबी तरीका। इस तरीके में क्या होता है, इसमें जुज़ से कुल की तरफ चला जाता है। इसमें किससे चला जाता है? जुज़ से कुल की तरफ चला जाता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें हुरूफ़ बताए जाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या बताए जाते हैं? हुरूफ़ बताए जाते हैं। ये जो तरीका है, इस तरीके में सबसे पहले हमें अलिफ़, बे, पे, ते ये बताए जाते हैं। आपने हिंदुस्तानी कायदा पढ़ा होगा, हिंदुस्तानी कायदे में हमें सबसे पहले अलिफ़, बे, पे जो हुरूफ़ तहज्जी होती है वो बताए जाते हैं। ऐसे ही जो तरकीबी तरीका होता है उसमें भी सबसे पहले बच्चों को हुरूफ़ बताए जाते हैं। इसे हम तख़लीक़ी तरीका भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तख़लीक़ी तरीका भी कहते हैं। जो ये तरकीबी तरीका होता है इसे हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। पहला तो है हुरूफ़ तहज्जी का तरीका और दूसरा है सौती तरीका। हुरूफ़ तहज्जी का तरीका वो होता है जिसमें हम सबसे पहले बच्चों को अलिफ़ बे सिखाते हैं। इसको अबजदी तरीका भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अबजदी तरीका भी कहा जाता है। और जो सौती तरीका होता है इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ कराया जाता है, किसी बात को बताया जाता है। जैसे हम बु कहते हैं बच्चों से, बच्चों बोलो अंगूर, बच्चों क्या बोलो? अंगूर। तो बच्चा क्या बोलने की कोशिश करता है? अंगूर बोलने की कोशिश करता है। सौती, सौत से बना है, इसका मायने होता है आवाज़, कि जो बच्चा होता है वो आवाज़ के ज़रिए से सीखता है। इसको तरीक़तुस सौत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तरीक़तुस सौत, सौत का तरीक़ा भी कहा जाता है। अब देखिए, जो तहलीली तरीका है, जो तहलीली तरीका है उसमें क्या होता है? कुल से जुज़ की जानिब चला जाता है। कुल का मतलब होता है इसमें सबसे पहले कोई बड़ी चीज़, कोई किस्सा या कहानी बताया जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो छोटे-छोटे लफ्ज़ होते हैं, उनको बताया जाता है। फिर उसमें से हुरूफ़ को निकाला जाता है। फिर बताया जाता है कि इसे अलिफ़ बोलते हैं। इसे किस्सावारी, इसमें क्या होता है? एक किस्सा होता है। एक किस्से के ज़रिए बताया जाता है और दूसरा क्या है? फ़ितरी तरीका, ठीक है? इसे हम फ़ितरी तरीका भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो तहलीली तरीका है उसकी क्या-क्या खूबी हैं। इसमें कुल से जुज़ की तरफ जब चला जाता है, कुल का मतलब होता है पूरा, कुल का मतलब क्या होता है? पूरा, और जुज़ का मतलब क्या होता है? थोड़ा। मतलब पहले हमने कोई जुमला लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया राशिद, ठीक है? राशिद घर जाता है। राशिद कहाँ जाता है? घर जाता है। ये तो हो गया कुल। अब जुज़ क्या होगा? जैसे मैं इसमें से राशिद को निकाल लूँ बाहर, ठीक है? राशिद मैंने अलग लिख लिया और
राशिद को जब मैंने अलग लिख लिया तो इसमें से रे को अलग निकाल लिया। तो मतलब इसमें बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ को निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी चीज़ से क्या निकाला जाता है, छोटी चीज़ निकाली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, कुल से जुज़ का तरीका भी बोलते हैं। मतलब इसमें पहले कुल पूरी तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद थोड़ी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, कोई किस्सा, कोई कहानी होती है। ये क्या है, एक फ़ितरी तरीका है। मतलब जैसे बच्चे के समझ में आ जाता है तुरंत ही, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फ़ितरी तरीका कहा जाता है। जो तहलीली तरीका होता है, उसे हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक तो है लफ्ज़वारी तरीका, दूसरा है जुमलावारी तरीका और तीसरा है क़िस्सावारी तरीका। जो तहलीली तरीका है, उसे हम 3 हिस्सों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक तो है लफ्ज़वारी तरीका, एक है जुमलावारी तरीका, एक है क़िस्सावारी तरीका। जुमलावारी तरीका में क्या होता है, जो जुमला होता है उसे बुनियाद बनाकर पढ़ाया जाता है। जैसे हमने लफ्ज़ लिख दिया राशिद, ठीक है, तो हम राशिद को लिख देंगे और इसी के ऊपर बहस करेंगे। इसमें जो हुरूफ हैं, जैसे रे है, अलिफ है, शीन है, दाल है, फिर इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। जुमलावारी तरीका, जैसे मैंने आपके सामने भी जुमला लिखा था, राशिद घर जाता है, तो ये एक जुमला हो गया। फिर हमने उसमें से एक कोई सा भी लफ्ज़ चुन लिया, जैसे घर है, तो हम घर को अलग अलग करके पढ़ेंगे और उनका जो हुरूफ हैं उनको हम तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, लफ्ज़वारी तरीका कहलाएगा। जैसे किस्सावारी तरीका है, किस्सावारी तरीके में क्या होता है, कोई भी किस्सा कहानी होती है, उसमें से फिर जुमला छाँटा जाता है, जुमले में से फिर लफ्ज़ छाँटा जाता है, लफ्ज़ से फिर हुरूफ को छाँट कर लिखा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, उर्दू पढ़ना सिखाने का तरीका हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। और इसकी ट्रिक है पढ़ना तुम तहलीली। पहला है तरकीबी तरीका, दूसरा है तहलीली तरीका। जो तरकीबी तरीका होता है, इसमें जुज़ से कुल की तरफ चला जाता है, इसमें छोटे से बड़े की तरफ चला जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चला जाता है। मतलब पहले हुरूफ समझाए जाते हैं, फिर उसके बाद लफ्ज़ समझाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले हुरूफ बताया जाता है, इसे तख्लीकी तरीका भी कहा जाता है। और जो तहलीली तरीका है, इसमें कुल से जुज़ की तरफ चला जाता है। इसमें किस्सा होता है, इसे फ़ितरी तरीका भी कहा जाता है। जो तरकीबी तरीका होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं या 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक तो है हुरूफ़ तहज्जी का तरीका, दूसरा है सौती तरीका। हुरूफ़ तहज्जी तरीका को अबजदी तरीका भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट, अक्षर सिखाए जाते हैं। और सौती जो तरीका है, इसे तरीक़ातुस सौत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज़ों के ज़रिए हुरूफ़ को सिखाया जाता है। और जो तहलीली तरीका है, उसे हम 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं, लफ्ज़वारी तरीका, जुमलावारी तरीका और किस्सावारी तरीका। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला जो है, वो है आपका तरकीबी तरीका। वो कौन-सा है? तरकीबी तरीका है। देखिए, तरकीबी तरीका पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम तरीका है। जो तरकीबी तरीका है, ये पढ़ना सिखाने का सबसे कदीम, कदीम का मायना होता है पुराना तरीका है। तरकीबी तरीका को तख्लीकी तरीका के नाम से भी जाना जाता है। जो तरकीबी तरीका होता है, उसे तख्लीकी तरीका अब किसे कहते हैं? तख्लीकी तरीका अब किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूँ, जो तख्लीकी काम होता है, उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है रचनात्मक या सृजनात्मक काम। मतलब बच्चा स्वयं से जोड़-जोड़ कर भी सीखता है, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसको तख्लीकी तरीका भी कहा जाता है। तरकीबी तरीका में जुज़ से कुल की जानिब रसाई होती है। रसाई का मतलब होता है पहुँच या जाना, ठीक है? पहुँचाना या जाना। जुज़ का मतलब होता है हिस्सा, मतलब अंश से पूर्ण की ओर। जुज़ का मतलब क्या होता है? अंश। जुज़ का मतलब क्या होता है? अंश। और कुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। कुल का मतलब क्या होता है? पूर्ण। मतलब इसमें अंश से पूर्ण की ओर चला जाता है, मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की ओर चला जाता है। इसलिए इस तरीका को जुज़ से कुल की जानिब की रसाई वाला तरीका भी कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे सबसे पहले हुरूफ बताए जाते हैं, उसके बाद अल्फाज, उसके बाद जुमले, फिर इनको मिलाकर इक्तिबास बनाया जाता है, इक्तिबास के बाद कहानी और कहानी के बाद वाक़या। मतलब इसमें हुरूफ से वाक़ये की तरफ चला जाता है। सबसे पहले हुरूफ को बता दिया, फिर अल्फाज के बारे में बता दिया, फिर जुमलों के बारे में बता दिया, फिर इक्तिबास के बारे में बता दिया, फिर कोई कहानी बता दी, फिर किस्सा बयान कर दिया, ठीक है? जो तरकीबी तरीका होता है, इसमें छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ चला जाता है। देखिए आगे, तरकीबी तरीका में 2 हरफ़ी से हरफ़ी से 4 हरफ़ी, इस तरह आखिर तक अल्फाज बनाए जाते हैं। सबसे पहले 2 हरफ़ी, जैसे काफ, ठीक है, और बे को मिलाकर क्या बना दिया? कब। ये तो हो गया 2 हरफ़ी, ठीक है। फिर इसमें और हुरूफ जोड़ दिया जाएगा, फिर वो 3 हरफ़ी हो जाएगा, फिर एक और लफ्ज़ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हुरूफ जोड़ दिया जाएगा, फिर वो 4 हरफ़ी हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें जो हुरूफ होते हैं, उनकी जो तादाद होती है, वो बढ़ती जाती है। सबसे पहले 2 हरफ़ी, फिर 6 हरफ़ी, फिर 4 हरफ़ी, इसी तरह आखिर तक बढ़ाए जाते हैं। तरकीबी तरीका में सबसे पहले तलबा को हुरूफ़ तहज्जी सिखाई जाती है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। जो तरकीबी तरीका है, उसमें सबसे पहले तलबा को हुरूफ़ तहज्जी के बारे में बताया जाता है। हुरूफ़ तहज्जी का मतलब होता है वर्णमाला, वर्णमाला के बारे में बताया जाता है। तरकीबी तरीका में हुरूफ़ तहज्जी सिखाने के बाद उन हुरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लों की शनाख्त पहचान कराई जाती है। फिर क्या होता है, हमने हुरूफ़ तहज्जी सिखा दिया बच्चों को, क्या सिखा दिया? हुरूफ़ तहज्जी सिखा दिया। फिर हुरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लों, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये काफ है, ठीक है,
तो हमने ये इतना सा काफ लिख दिया। जैसे हमारा ये मीम है, फिर इतना सा मीम लिख दिया। मतलब ये है उसकी जो हरूफ की जो शक्लें हैं उनके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले तो हरूफ के बारे में पहचान करवाई जाती है, फिर उनकी शक्लों के बारे में पहचान करवाई जाती है। तरकीबी तरीका में हरूफ शनासी, मतलब हरूफ शनासी, शनासी का मायना होता है पहचान। हरूफ की पहचान के बाद हरूफ पर नुक्ते लगाने सिखाए जाते हैं। अब हमने पहचान भी कर ली हरूफ की, फिर उन पर क्या लगाएंगे? नुक्ते। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो तरकीबी तरीका है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है। उसमें सबसे पहले हरूफ तहज्जी सिखाई जाती है, फिर हरूफ की शनाख्त करवाई जाती है, फिर उन पर क्या लगवाए जाते हैं? नुक्ते लगवाए जाते हैं। ठीक है, आपकी समझ के लिए हमने देखिए नंबर भी लिख दिए हैं। देखिए ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप इसे बआसानी के साथ समझ सकते हैं। देखिए आगे देखिए। अब है तरकीबी तरीका में हरूफ पर नुक्तों के बाद एराब लगाना सिखाया जाता है। अब हमने हरूफ पर नुक्ते भी लगा दिए, फिर हम उन पर क्या लगाएंगे? एराब लगाएंगे। एराब ज़बर ज़ेर पेश जज्म मद तशदीद तनवीन को हम क्या बोलते हैं? एराब। एराब की तादाद कितनी होती है? एराब की तादाद होती है 7। ठीक है, देखिए तरकीबी तरीका में एराब के बाद अल्फाज पढ़ने की मश्क कराई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हरूफ सिखाए जाते हैं। सबसे पहले क्या बताए जाते हैं? हरूफ बताए जाते हैं। हरूफ के बाद उनकी पहचान कराई जाती है। पहचान कराने के बाद उन पर नुक्ते लगाए जाते हैं। नुक्ते लगाने के बाद एराब लगाए जाते हैं, और एराब लगाने के बाद क्या बनाए जाते हैं? लफ्ज़ बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। तरकीबी तरीका में लफ्ज़ या अल्फाज 2 हरफ़ी से 6 हरफ़ी, 4 हरफ़ी और जितने मुमकिन अल्फाज हों सिखाए जाते हैं। मतलब ये है कि सबसे पहले अगर हमें लफ्ज़ बनाने तो 2 हरफ़ी बनाएंगे। जैसे काफ और बे मिलाकर क्या बना दिया हमने? कब बना दिया। तो ऐसे पहले 2 हरफ़ी बनाएंगे, फिर 3 हरफ़ी, फिर 4 हरफ़ी। ठीक है, तो ऐसे ये आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे बच्चा सीखता जाएगा वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए तरकीबी तरीका के ज़रिए बच्चों में ज़बान पढ़ने की बुनियादी महारत हासिल होती है। ज़बान पढ़ने की, किसकी? ज़बान पढ़ने की जो बुनियादी महारतें वो हासिल होती हैं। तरकीबी तरीका की पहली खामी यह है कि बच्चों की नफ्सियात के बरअक्स है। मतलब इसमें बच्चा दबाव से पढ़ता है, टीचर के दबाव से पढ़ता है। उसके समझ में नहीं आता तब भी पढ़ता है, क्योंकि बच्चे दबाव में पढ़ते हैं, खेल खेल में नहीं पढ़ते। ऐसा तरीका जो बच्चों की समझ में कम आता हो, जिसमें टीचर का हिस्सा ज़्यादा रहता हो, बच्चे सीखने में दिलचस्पी नहीं लेते हों, ऐसे तरीकों को सभी को नफ्सियात के बरक्स समझा जाता है। मतलब जिसमें बच्चा पढ़ने में कम दिलचस्पी लेता हो, ऐसे तरीकों को बरक्स तरीका कहा जाता है, नफ्सियात के। तरकीबी तरीका की दूसरी खामी तलबा में रटने की आदत पड़ जाती है। जो तलबा होते हैं उसमें रटने की जो आदत होती है, बच्चा उस्ताद के डर से रटने लगता है। देखिए आगे देखिए, हरूफ तहज्जी का तरीका। ठीक है, ये पहला पढ़ा था हमने। पढ़ना सीखने के 2 तरीके पढ़े थे हमने। ठीक है, एक तो पढ़ा था हमने तरकीबी तरीका, और दूसरा पढ़ा था तहलीली तरीका। दूसरा क्या पढ़ा था? तहलीली तरीका। अब हमने पढ़ा था जो तरकीबी तरीका है उसकी कौन कौन सी तो खूबी हैं और कौन कौन सी खामी हैं। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। पहला होता है हरूफ तहज्जी का तरीका, और दूसरा होता है आपका सौती तरीका। यहाँ पे जो पहला आया है हरूफ तहज्जी का तरीका, हरूफ के हिज्जे करके पढ़ने को हरूफ तहज्जी का तरीका कहते हैं। हरूफ का जो हिज्जा है, ठीक है, उसे करके पढ़ना ही क्या है? हरूफ तहज्जी का तरीका। इसका मतलब ये है सबसे पहले हरूफ को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। हरूफ तहज्जी तरीका को अबजदी तरीका या तरीका तहज्जी भी कहा जाता है। उसे चाहे आप अबजदी तरीका कह लो या तरीका तहज्जी भी कह लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए हरूफ तहज्जी का तरीका निहायत कदीम और एक रिवायती तरीका है। कदीम का मतलब होता है पुराना, रिवायती का मतलब होता है कई सदियों से चला आ रहा है, रिवायत परंपराओं के अनुसार चला आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हरूफ तहज्जी और सौती तरीका में सबसे कदीम और सबसे रिवायती तरीका कौन सा है, तो हरूफ तहज्जी का तरीका है। आगे देखिए, हरूफ तहज्जी का तरीका में फ्लैश कार्ड की मदद से हरूफ सिखाए जाते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, फ्लैश कार्ड मतलब कार्ड बनवा लिए जाते हैं हरूफ के, उनकी मदद से भी ये सिखाया जाता है। हरूफ तहज्जी के तरीका में सबसे पहले तलबा को हरूफ के नाम याद कराए जाते हैं। सबसे पहले हरूफ के क्या याद करवाए जाते हैं? नाम याद करवाए जाते हैं। इसे जैसे अलिफ है, बे है, पे है, सबसे पहले इनके नाम याद करवाए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद और काम होता है। हरूफ तहज्जी के तरीका में तलबा को हरूफ की बनावट, हरूफ पर एराब लगाना, हिज्जे के ज़रिए पढ़ने की मश्क कराई जाती है। सबसे पहले हरूफ की बनावट के बारे में बताया जाता है, फिर उन पर एराब लगाए जाते हैं, फिर हिज्जे के ज़रिए मश्क करके पढ़ना सिखाया जाता है। हरूफ तहज्जी के तरीके में हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। हरूफ तहज्जी का जो तरीका होता है, हरूफ को मिलाकर, हरूफ को आपस में मिलाया जाता है, अल्फाज बनाना सिखाया जाता है। हरूफ को आपस में मिला लिया, फिर क्या बना लिया? अल्फाज। देखिए यहाँ पे तरकीब दी गई है, ये पेपरों में भी पूछी जाती है। ठीक है, चाहे वो रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो सीटेट का हो। ठीक है, कि हरूफ तहज्जी के तरीके में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले तरीका तहज्जी की तरकीब, सबसे पहले उनकी तरकीब बताई जाती है। जैसे अलिफ, बे, पे, से, जी,
ख, च, है, ख, दाल, डाल, रे, ड़े, ज़े, शीन, ज़्वा, ज़ुए, गैन, फे, काफ, गाफ, लाम और या। पूरी तरतीब के साथ बताया जाता है। उसके बाद है हुरूफ की शनाख्त या पहचान। फिर हुरूफ की पहचान करवाई जाती है, जैसे इसे बे, काफ, गैन, जीम, मीम, दाल, है, दो चश्मी, है, पे, सीन, ज़े, वाव, काफ, ये, ज़ोए, सॉरी ज़्वाद, ज़ोए। ठीक है, ऐसे फिर उनको अलग अलग करके बताया जाता है। हुरूफ के नुक्ते, फिर नुक्ते लगाए जाते हैं, जैसे ये है एक शक्ल है, इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया तो बे बन जाएगा, दो नुक्ते लगा देंगे ये बन जाएगा, तीन नुक्ते लगा दिए तो पे बन जाएगा, एक नुक्ता ऊपर लगा दिया तो नून बन जाएगा, दो लगा दिए तो पे बन जाएगा, तीन लगा दिए तो से बन जाएगा। फिर हुरूफ के ऊपर क्या लगाए जाते हैं? नुक्ते। हुरूफ पर एराब, फिर हुरूफ पर एराब भी लगाए जाते हैं, जैसे बेजेर बी, ते ज़बरता, जीम, अलिफ पेश ऊ, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, फिर एराब बताए जाते हैं। हुरूफ की मिलवा शक्लें, जो हुरूफ हैं जब वो किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिलेंगे तो उनकी शक्ल कैसी होगी उनके बारे में बताया जाता है। जैसे ऐन है, उसमें है जोड़ दिया, उसमें अलिफ, या बे है, जैसे बे में है जोड़ दिया, अलिफ जोड़ दिया, जैसे ज़्वाद है, उसमें रे जोड़ दिया, अलिफ जोड़ दिया। उनके बाद जो शक्लें हैं उनके बारे में बताया जाता है। हुरूफ का हिज्जा, हुरूफ का हिज्जा, फिर हुरूफ का हिज्जा करके बताया जाता है। जैसे हमने कोई लफ्ज़ लिख दिया जमात, हमने लफ्ज़ लिख दिया जमात, तो जमात में कौन कौन से हुरूफ हैं? जैसे जीम है, मीम है, अलिफ है, ऐन है और ते है। ठीक है, फिर इन्हें अलग अलग करके हिज्जे करके बताया जाता है ना। अगर आपसे इनका क्रम पूछा जाए तो आपको आसानी के साथ इनका क्रम बता देना है। सबसे पहले क्या होता है? हुरूफ तहज्जी के तरीके में तरीका तहज्जी की तरकीब, उसकी तरकीब बताई जाती है। हुरूफ की शनाख्त, हुरूफ की पहचान करवाई जाती है। हुरूफ के नुक्ते, फिर उन पर नुक्ते लगाए जाते हैं। हुरूफ पर एराब, फिर एराब लगाने सिखाए जाते हैं। हुरूफ की मिलवा शक्लें, फिर उनकी जो मिलवा शक्लें एक दूसरे के बाद मिलकर जो उनकी शक्ल बनती है उसको मिलवा शक्लें कहे जाते हैं। हुरूफ का हिज्जा, फिर धीरे धीरे हुरूफ का हिज्जा करवाया जाता है। अब क्या है, हुरूफ जो तहज्जी है उसकी खूबियाँ कौन कौन सी हैं? ये सबसे आसान और आम फ़हम तरीका है। ये कौन सा तरीका है? सबसे आसान है और आम फ़हम है, क्योंकि सभी के समझ में आ जाता है। पढ़ना, लिखना और हिज्जा करना तीनों अमल एक साथ होते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़वाया जाता है, जैसे बोलो अलिफ, बे, फिर काम वाली कापी में लिखवाया जाता है, फिर हिज्जे करवाए जाते हैं। तो इसमें जो तीनों अमल होते हैं वो एक साथ होते हैं। मतलब ये है कि ये जो बच्चा है उसमें तीनों सलाहियत पैदा करता है ये। सबसे पहले बोलने की, उसके बाद लिखने की और उसके बाद हिज्जा करने की। जब तक वो हिज्जा नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? आगे देखिए, आसान से मुश्किल की तरफ उसूल, मतलब उर्दू की जो तदरीस है उसके कई उसूल हैं। उसमें एक उसूल ये भी है आसान से मुश्किल की तरफ, कि सबसे पहले आसान आसान चीज़ों को बताया जाता है। सबसे पहले हुरूफ के बारे में बता दिया, फिर देखो आखिर में क्या बनाने लग गया? लफ्ज़ बनाने लग गया। इसे हम क्या कहते हैं? आसान से मुश्किल की तरफ जो उसूल है वो है। उसके बाद है हुरूफ की शक्लें बार बार देखने से क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। जैसे हम बार बार उनको देखते हैं, बार बार उनका मुताला करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। हुरूफ तहज्जी तरीक़ा की ख़ामियाँ, उसकी जो ख़ामियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? कमियाँ, तलबा की साबिका मालूमात से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। जो साबिका मालूमात है, साबिका का मतलब होता है बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है? उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसने जो घर पे सीखा है, जो बाहर सीखा है, उससे कुछ मतलब नहीं होता। उसे तो बस नई चीज़ें दी जाती हैं। देखिए, हिज्जे करने की बुरी आदत पड़ जाती है। जो बच्चा होता है जब वो हिज्जे करता है तो उसे आदत सी पड़ जाती है हिज्जे करने की। कई बार कोई लफ्ज़ मुश्किल भी आ जाता है, जब तक वो उसके हिज्जे नहीं कर लेता तब तक वो उसे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसमें बुरी आदत पड़ जाती है। तलबा दिलचस्पी से नहीं बल्कि उस्ताद के डर से पढ़ते हैं। ये जो तरीका है इसमें बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, इसमें उस्ताद के डर से पढ़ते हैं। तभी तो इसे नफ्सियात के बरक्स समझाता जाता है। तभी इसे क्या कहा जाता है? नफ्सियात के क्या समझा जाता है? बरक्स समझा जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए जो दूसरा है उस तरीके को और देखते हैं। सौती तरीका या तरीक़तुस सौत, मतलब इसमें आवाज़ों के ज़रिए हुरूफ को सिखाया जाता है। देखिए, इस तरीके को सौती तरीका या तरीक़तुस सौत भी कहा जाता है। मतलब सौत का मतलब होता है आवाज़, आवाज़ के ज़रिए हुरूफ को सिखाया जाता है, इसलिए इसे तरीक़तुस सौत भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आवाज़ सिखाई जाती है, आवाज़ के बाद हर्फ सिखाए जाते हैं और उसके बाद लफ्ज़ और उसके बाद जुमले सिखाए जाते हैं। इसको आप ज़हन नशीन रखें। आवाज़ किन की होती है? हुरूफ की। जब वो हुरूफ को सीख जाएंगे आवाज़ के ज़रिए तो लफ्ज़ बनाएंगे और लफ्ज़ के बाद जुमले बनाएंगे। ठीक है, देखिए, पढ़ने का वो तरीका जिसमें आवाज़ों के ज़रिए ज़बान को सिखाया जाता है। किसके ज़रिए सीखते हैं बच्चे ज़बान को? आवाज़ के ज़रिए से सीखते हैं। सौती तरीका में आवाज़ों से काम लेकर अल्फाज बनाए जाते हैं। जो सौती तरीका होता है आवाज़ों से क्या लेते हैं? काम लेते हैं और क्या बनाते हैं? लफ्ज़ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लफ्ज़ बनाए जाते हैं। सौती तरीका में आवाज़ों की मुकर्ररा निशानात दिखाकर पढ़ाने से आवाज़ के साथ हुरूफ शनासी आसानी से हो जाती है। आवाज़ों के मुकर्रर निशानात दिखाकर,
मतलब जैसे ये दिखा रखा है अलिफ, अलिफ से क्या दिखा रखा है अंगूर, अलिफ से क्या दिखा रखा है अंगूर दिखा रखा है। तो इसीलिए मुकर्ररा निशानात मतलब कोई निशान मुकर्रर कर दिया जाता है, तो उसके ज़रिए बच्चा सीखता है ना? पढ़ने से आवाज़ के साथ हरूफ शनासी आसानी से हो जाती है। जब बच्चा ऐसे याद करता है कि अलिफ से अंगूर होता है, जब वो अंगूर को देखेगा तो उसे किसकी याद आएगी? अलिफ की याद आएगी। तो इसलिए जो हरूफ शनासी होती है वो कैसी होती है? आसान होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सऊदी तरीका में तस्वीरों की मदद से बुनियादी हरूफ पढ़ाए जाते हैं। कई बार क्या होता है तस्वीरों की मदद से भी हरूफ को सिखाया जाता है। जैसे अलिफ के साथ, जैसे अलिफ पढ़ना हो तो अनार की शक्ल, जैसे क्या पढ़ना हो अलिफ तो हम क्या बताएंगे अनार। देखिए सऊदी तरीका में आवाज़ों को मिलाकर मखलूत आवाज़ पैदा करना, आवाज़ों को मिलाकर मखलूत आवाज़ पैदा करना, जैसे अलिफ, लाम और फ़े, ये तो हो गई आवाज़, इनकी मखलूत आवाज़, इनकी मिली-जुली आवाज़ क्या होगी? अलिफ़, इनकी मिली-जुली आवाज़ क्या होगी? अलिफ़। मतलब पहले आवाज़ों से हरूफ को बताया जाता है, फिर उनसे एक लफ्ज़ पैदा किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मखलूत आवाज़ पैदा करना कहते हैं। और लफ्ज़ बनाना, लफ्ज़ के बाद जुमले बनाना सिखाया जाता है। आ गई ना वही बात जिसे मैं समझा रहा था पहले ही। देखिए, सऊदी तरीका प्राकृत हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह ज़बानों के रस्मुल ख़त पर मबनी है। अगर इसे हम जो सऊदी तरीका है, अगर इस तरीके की बुनियाद देखें हम किस पर रखी है, तो जो पुराने ज़माने की जो प्राकृत हिंदी है, जो मराठी है, गुजराती है, इनका जो रस्मुल ख़त है वो इसी पर आधारित है। देखिए जैसे मसलन अलिफ़ ज़बर अ, जैसे हमने बता दिया अलिफ़ और बै, इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? अब। अब राशिद जाता है या अब राशिद स्कूल जाता है। तो ऐसे धीरे-धीरे ये क्या बन जाएगा? जुमला बन जाएगा। सऊदी तरीका की खूबियाँ, जो सऊदी तरीका है उसकी क्या-क्या खूबियाँ हैं? ये एक फ़ितरी तरीका है। फ़ितरी तरीका का मतलब ये है बच्चा इसमें खेल-खेल में सीखता है, जिससे तलबा के दिमाग पर ज़ोर कम होता है। जो तलबा होते हैं वो अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा लोड नहीं लेते जितने हुरूफ़ तहज्जी के तरीके में लेते हैं, इसलिए तो बच्चा खेल-खेल में सीख जाता है। फ़ितरी जो तरीका है उसका मतलब होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। उसका मतलब क्या होता है? स्वाभाविक या प्राकृतिक। बच्चा स्वयं से सीख जाता है। लफ्ज़ों की शनाख्त और तलफ़्फ़ुज़ में आसानी होती है। लफ्ज़ों की जो पहचान होती है, शनाख्त का माने होता है पहचान, और तलफ़्फ़ुज़ में आसानी होती है। जैसे हम बच्चे से बोलते हैं बेटा बोलो पापा, तो बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है। तो इसमें जो तलफ़्फ़ुज़ है उसकी क्या होती है? आसानी होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सुनकर बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है। दिलचस्प और आसान होने की वजह से तलबा की दिलचस्पी बनी रहती है। दिलचस्प तरीका भी है ये और आसान भी है। इसी वजह से तलबा की जो दिलचस्पी है वो बनी रहती है। तरीका तहज्जी के मुकाबले दिमागी कसरत कम होती है। जो तरीका तहज्जी है, जो हुरूफ़ तहज्जी का तरीका है उसके मुकाबले में जो दिमागी कसरत होती है वो क्या होती है? कम होती है। छोटी उम्र के तलबा के लिए ये तरीका आसान है। जो छोटी उम्र के तलबा होते हैं, उनके लिए ये जो तरीका है, ये कैसा है? आसान तरीका है। ये कैसा तरीका है? आसान तरीका है। देखिए, सऊदी तरीका की ख़ामियाँ, कौन-कौन सी ख़ामियाँ हैं? बेकायदा अल्फ़ाज़ को इसमें नहीं सिखाया जा सकता। ऐसे अल्फ़ाज़ जिनका कोई कायदा नहीं होता, उन्हें नहीं सिखाया जा सकता। बाज़ अल्फ़ाज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ में मुश्किल होती है। कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं सिखा सकते, जैसे ख़्वाहिश, जैसे ख़ानदाह, जैसे ख़ामख़ा वग़ैरह। ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जिनको बच्चा हरूफ़ से तो जल्दी सीख लेगा, लेकिन आवाज़ के ज़रिए नहीं सीख सकता। इसलिए ऐसे जो हरूफ़ होते हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ में मुश्किल पैदा होती है। बाज़ हरूफ़ दूसरे हरूफ़ की आवाज़ ज़ाहिर करते हैं। कुछ हरूफ़ ऐसे होते हैं जो दूसरे हरूफ़ की आवाज़ करते हैं। जैसे इसे हम अगर आवाज़ के ज़रिए से सिखाएँगे तो इसे ईसी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ईसी। अगर इसे हम हुरूफ़ तहज्जी के तरीके से पढ़ेंगे तो इसे ईसा पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ईसा। और इसका जो असल तलफ़्फ़ुज़ होता है वो होता है ईसा, मूसा, लैला, मौला। या की नहीं बल्कि किसकी आवाज़ आती है? अलिफ़ की आवाज़ आती है। हम आवाज़ हरूफ के तलफ़्फ़ुज़ में दिक्कत और परेशानी होती है। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे सीन, जैसे शीन, इनका जो तलफ़्फ़ुज़ है इसमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे देखिए, तस्वीर और दीगर आलात की एहतियाज होती है। एहतियाज का मायना होता है ज़रूरत। एहतियाज का मायना क्या होता है? ज़रूरत। इसमें दीगर आलात, आलात का मतलब होता है और सहायक सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा इसे देख लें। उम्मीद है आप इसे वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। आपकी समाअत का शुक्रिया।